हैरी पॉटर और पारस पत्थर के पिछले भाग में हमने सुना कि हैरी और हरमाइनी अंधेरे जंगल में जाते हैं। उनके साथ होते हैं नेविल, मेलफॉय और हैग्रिड, और वहाँ पर हैरी को मारने का प्रयास एक भयानक यूनिकॉर्न का खून पीने वाला प्राणी करता है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। अध्याय 16 चोर दरवाजे के पार। आने वाले सालों में हैरी को ये कभी ठीक से याद नहीं रहेगा कि उसने किस तरह से अपनी परीक्षाएं दी, क्योंकि हमेशा उसे ये डर सताता रहता था कि किसी भी समय वोल्डेमॉर्ट दरवाज़ा खोलकर धड़धड़ाता हुआ अंदर घुस आएगा। परंतु दिन गुजरते गए और इस बारे में कोई संदेह नहीं था कि ताला बंद दरवाजे के पीछे फ्लफी अभी जिंदा और सही सलामत था। मौसम बहुत गर्म था, खास तौर पर बड़े क्लासरूम में बहुत गर्मी थी जहां वे अपनी परीक्षा देते थे। परीक्षाओं के लिए उन्हें खास नए कलम दिए गए जिन पर नकल विरोधी मंत्र से जादू किया गया था। उनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी हुई। प्रोफेसर फ्लिटविक ने उन्हें अपनी क्लास में एक एक करके ये देखने के लिए बुलाया कि क्या वे एक अनानास को अपनी डेस्क पर डांस करा सकते हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उन्हें एक चूहा दिया जिसे नस्वार की डिब्बी में बदलना था। पॉइंट इस बात पर दिए गए कि नस्वार की डिब्बी कितनी सुंदर थी, परंतु अगर इसकी मूछें रह जाती थी तो पॉइंट कम कर दिए जाते थे। स्नेप ने तो उनके होश उड़ा दिए, क्योंकि वो पूरे समय उनके सिर पर ही खड़ा रहा जब वे ये याद करने की कोशिश कर रहे थे कि भूलने वाला जादुई काढ़ा कैसे बनाया जाए। हैरी ने अपनी तरफ से परीक्षा में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की। उसने अपने सिर में बार बार उठते भीषण दर्द को नज़रअंदाज करने की भी कोशिश की, जो उसे तब से परेशान कर रहा था जब से वो जंगल की अपनी यात्रा से वापस लौटा था। नेविल ने सोचा कि हैरी की परेशानी का कारण परीक्षाओं का तनाव होगा, क्योंकि हैरी को नींद नहीं आती थी, जबकि सच्चाई तो ये थी कि हैरी को उसका पुराना बुरा सपना जगा देता था। फर्क सिर्फ इतना था कि ये सपना पहले से ज़्यादा भयानक हो गया था, क्योंकि अब इसमें नकाबपोश आकृति अपने मुंह से खून टपका रही थी। टप टप टप। रॉन और हरमाइनी पत्थर के बारे में हैरी जितने चिंतित नहीं थे। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उन्होंने वो नहीं देखा था जो हैरी ने जंगल में देखा था, या शायद इसलिए क्योंकि उनके माथे पर जलते हुए निशान नहीं थे। निश्चित रूप से वोल्डेमॉर्ट का विचार उन्हें डरावना लगता था, परंतु वो उनके सपनों में बार बार नहीं आ रहा था और वे अपने रिवीजन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस बारे में चिंता करने का ज़्यादा समय ही नहीं था कि स्नेप या कोई और क्या करने की फिराक में था। उनकी आखिरी परीक्षा जादू का इतिहास थी। इसमें उन सिरफिरे बूढ़े जादूगरों के बारे में सवाल पूछे गए थे जिन्होंने अपने आप तलने वाली जादुई कढ़ाइयों का आविष्कार किया था। 1 घंटे तक सवालों का जवाब देने के बाद वे 1 सप्ताह के लिए पूरी तरह आज़ाद थे, क्योंकि उनकी परीक्षा के रिजल्ट 1 सप्ताह बाद आने वाले थे। जब प्रोफेसर बिन्स के भूत ने उनसे अपनी कलम रखने और अपने चमड़े के कागज मोड़कर देने के लिए कहा, तो बाकी लोगों के साथ हैरी भी खुशी का इजहार करने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने जितना सोचा था ये उससे बहुत आसान था, हरमाइनी ने कहा जब वे उस भीड़ में शामिल हो गए जो धूप भरे मैदान में जा रही थी। मुझे 1637 की आदम भेड़ियों की आचार संहिता या एल्फ्रिक उर्फ उत्साही के विद्रोह को याद करने की ज़रूरत नहीं थी। हरमाइनी को हमेशा परीक्षा के बाद अपने पेपर के बारे में बातें करना अच्छा लगता था, परंतु रॉन ने कहा कि इससे वो बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए वे लोग झील के किनारे घूमने गए और एक पेड़ के नीचे पसर गए। वीजली बंधु और ली जॉर्डन एक दैत्याकार समुद्र फेनी के तंतुओं से छेड़छाड़ कर रहे थे जो गर्म उथले पानी में
आराम कर रही थी। अब कोई रिवीजन नहीं, रॉन ने खुशी की सांस छोड़ते हुए कहा और घास पर पूरी तरह पसर गया। तुम भी ज़्यादा खुश दिख सकते हो हैरी। ये पता चलने में अभी 1 सप्ताह है कि हमने कितना बुरा प्रदर्शन किया है। हाल फिलहाल तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैरी अपना माथा मल रहा था। काश मैं जान पाता इसका क्या मतलब है। वो गुस्से से बोला, मेरा निशान लगातार दुख रहा है। ये पहले भी हो चुका है, परंतु इतनी बार कभी नहीं हुआ जितना कि इस बार। मैडम पॉम्फ्री के पास जाओ, हरमाइनी ने सुझाव दिया। मैं बीमार नहीं हूँ, हैरी ने कहा। मुझे लगता है कि ये एक चेतावनी है। इसका मतलब है खतरा पास आ रहा है। रॉन ज़्यादा उत्साहित नहीं दिखा। मौसम बहुत गर्म था। हैरी आराम करो, हरमाइनी ने ठीक कहा था। जब तक डम्बलडोर आसपास हैं तब तक पत्थर सुरक्षित है। वैसे भी हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि स्नेप ने फ्लफी के पार निकलने का तरीका जान लिया है। वो एक बार अपनी टांग नुचवा चुका है, इसलिए अब वो जल्दबाजी में दोबारा कोशिश नहीं करेगा। और हैग्रिड डंबलडोर को धोखा दे, ये तभी हो सकता है जब नेविल इंग्लैंड के लिए क्विडिच खेलने लग जाए। हैरी ने सिर हिलाया, परंतु उसे एक विचार लगातार परेशान कर रहा था। ऐसा कुछ था, कुछ बेहद महत्वपूर्ण था, जो वो करना भूल गया था। जब उसने इसका जिक्र किया तो हरमाइनी बोली, ये परीक्षाओं का तनाव है। मैं पिछली रात उठी और रूप परिवर्तन के अपने नोट्स आधे पढ़ गई। तब कहीं जाकर मुझे याद आया कि मैं इस विषय की परीक्षा दे चुकी हूँ। हैरी को यकीन था कि उसे परेशान करने वाले विचार का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। तभी उसकी नज़र एक उल्लू पर पड़ी जो नीले चमकदार आसमान में स्कूल की तरफ उड़कर जा रहा था। उसके मुंह में एक चिट्ठी दबी थी। हैग्रिड ही इकलौता व्यक्ति था जो उसे चिट्ठी भेजता था। हैग्रिड कभी डंबलडोर को धोखा नहीं देगा। हैग्रिड कभी किसी को नहीं बताएगा कि किस तरह फ्लफी के पार निकाला जाए, कभी नहीं। परंतु हैरी अचानक उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? रॉन ने अलसाई आवाज़ में कहा। मेरे दिमाग में अभी अभी एक विचार आया है, हैरी ने कहा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। हमें चलकर हैग्रिड से मिलना होगा अभी। क्यों? हरमाइनी ने हाँफते हुए पूछा। क्योंकि हैरी के साथ चलने के लिए उसे बहुत तेज चलना पड़ रहा था। क्या तुम्हें नहीं लगता ये अजीब है? हैरी ने हरी घास के ढाल पर चढ़ते हुए कहा कि हैग्रिड सबसे बढ़कर जो चीज़ चाहता था वो ड्रैगन था, और एक अजनबी आता है जो अपनी जेब में ड्रैगन का अंडा लिए घूम रहा है। अगर ये जादूगरों के कानून के खिलाफ है तो कितने लोग अपनी जेब में ड्रैगन के अंडे लेकर इधर उधर घूमते होंगे? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसे हैग्रिड मिल गया? मैं ये पहले क्यों नहीं समझ पाया? तुम्हारे दिमाग में कौन सा विचार आया है? रॉन ने पूछा। परंतु हैरी मैदान के पार जंगल की तरफ भाग रहा था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। हैग्रिड अपने घर के बाहर आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी पैंट और बाहें ऊपर चढ़ी हुई थी और वो एक बड़े बर्तन में मटर छील रहा था। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। परीक्षाएं खत्म हो गई, ड्रिंक के लिए समय है। हाँ प्लीज़, रॉन ने कहा। परंतु हैरी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। नहीं, हम जरा जल्दी में हैं। हैग्रिड, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें वो रात याद है जब तुमने नॉर्बर्ट को जीता था? जिस अजनबी के साथ तुमने ताश खेली थी, वो देखने में कैसा था? मालूम नहीं, हैग्रिड ने सहजता से कहा। उसने अपना चोगा नहीं उतारा था। उसने जब उन तीनों को हैरान देखा तो अपनी भौहें उठाई। यह उतना अजीब नहीं है। हॉग्स हेड में, यानी कि गांव के बियर बार में बहुत से अजीब किस्म के लोग आते हैं। वो ड्रैगन का व्यापारी होगा, और क्या। हमने उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देखा क्योंकि उसने एक बार भी अपनी नकाब नहीं हटाई। हैरी मटर के कटोरे के पास बैठ गया। तुम्हारी उससे किस बारे में बात हुई हैग्रिड? क्या तुमने हॉगवर्ट्स का जिक्र किया था? हो सकता है क्या हो, हैग्रिड ने कहा। याद करने की कोशिश करते हुए उसने त्योरियां चढ़ा ली। हाँ, उसने पूछा था कि हम क्या करते हैं और हमने उसे बताया कि हम यहाँ के रखवाले हैं।
उसने हमसे थोड़ी जानकारी ली कि हम किस तरह के जानवरों की देखभाल करते हैं। हमने उसे बता दिया और हमने कहा कि हम हमेशा से जो चीज़ सचमुच चाहते थे वो एक ड्रैगन था। और फिर हमें ज़्यादा अच्छी तरह से याद नहीं है क्योंकि वो हमें लगातार शराब खरीद कर पिलाता रहा। देखो, हाँ, फिर उसने कहा कि उसके पास ड्रैगन का अंडा है और अगर हम चाहें तो उसके लिए ताश खेल सकते हैं, परंतु उसे ये विश्वास होना चाहिए कि हम उसकी देखभाल कर सकते हैं। वो नहीं चाहता था कि ड्रैगन किसी पुराने घर में चला जाए। इस पर हमने उसे बताया कि फ्लफ़ी के बाद ड्रैगन को संभालना मुश्किल नहीं होगा। और क्या उसने फ्लफ़ी में दिलचस्पी दिखाई थी? हैरी ने अपनी आवाज़ को शांत रखने की कोशिश करते हुए पूछा। हाँ, आपको हॉगवर्ट्स के आसपास भी 3 सिर वाले कुत्ते देखने को कहाँ मिलते हैं। इसलिए हमने उसे बताया, फ्लफ़ी केक का टुकड़ा है, बशर्ते आप उसे शांत करने का तरीका जानते हो। बस उसके सामने थोड़ा सा संगीत बजा दो और वो चुपचाप सो जाएगा। हैग्रिड अचानक दहशत में आ गया। हमें तुम्हें यह नहीं बताना चाहिए था, वो बोला। भूल जाओ हमने क्या कहा है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हैरी, रॉन और हरमाइनी एक दूसरे से तब तक बिल्कुल भी नहीं बोले जब तक कि वे प्रवेश हॉल में आकर नहीं रुक गए, जो मैदान के बाद बहुत ठंडा और अंधेरे भरा लग रहा था। हमें डंबलडोर के पास जाना चाहिए, हैरी ने कहा। हैग्रिड ने उस अजनबी को बता दिया है कि फ्लफ़ी को पार कैसे किया जाए और ये नकाबपोश आदमी या तो स्नेप था या फिर वोल्डेमॉर्ट। एक बार हैग्रिड को शराब में धुत करने के बाद ये काम आसान रहा होगा। मुझे बस यही आशा है कि डंबलडोर हमारा विश्वास कर लें। अगर बेन नहीं रोकेगा तो फिरेंज हमारी बात का समर्थन कर सकता है। डंबलडोर का ऑफिस कहाँ है? उन्होंने चारों तरफ देखा, जैसे वे उम्मीद कर रहे हों कि कोई साइन बोर्ड उन्हें सही दिशा बता देगा। उन लोगों को ये कभी नहीं बताया गया था कि डंबलडोर कहाँ रहते थे और ना ही वे ऐसे किसी विद्यार्थी को जानते थे जो उनसे मिलने के लिए गया हो। हमें सिर्फ, हैरी ने बोलना शुरू किया, परंतु तभी अचानक हॉल के पार एक आवाज़ गूंजी। तुम तीनों अंदर क्या कर रहे हो? ये प्रोफेसर मैकगोनागल थी, जिनके हाथ में बहुत सी किताबें थीं। हम प्रोफेसर डंबलडोर से मिलना चाहते हैं, हरमाइनी ने थोड़ी बहादुरी से कहा। कम से कम हैरी और रॉन को तो ऐसा ही लगा। प्रोफेसर डंबलडोर से? प्रोफेसर मैकगोनागल ने दोहराया, जैसे ऐसा करना कोई बहुत संदिग्ध काम हो। क्यों? हैरी ने थोक का। अब क्या? ये गोपनीय है, उसने कहा, परंतु तत्काल ही वो सोचने लगा कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था क्योंकि प्रोफेसर मैकगोनागल के नथुने फड़कने लगे। प्रोफेसर डंबलडोर 10 मिनट पहले जा चुके हैं, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। उन्हें जादू के मंत्रालय का एक अर्जेंट उल्लू मिला था और वे तत्काल उड़कर लंदन चले गए। वे चले गए? हैरी ने दहशत में आकर कहा। इस वक्त? पॉटर, प्रोफेसर डंबलडोर बहुत बड़े जादूगर हैं, उनके पास बहुत से काम रहते हैं, परंतु ये महत्वपूर्ण है। तुम जो कहना चाहते हो वो जादू के मंत्रालय से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पॉटर। देखिए, हैरी ने सावधानी को हवा में उड़ाते हुए कहा। प्रोफेसर, ये पारस पत्थर के बारे में है। प्रोफेसर मैकगोनागल ने जो भी उम्मीद की हो वो ये तो नहीं थी। जो किताबें वे हाथ में पकड़े थी उनके हाथ से छूट गईं, परंतु वे उन्हें उठाने के लिए नीचे नहीं झुकी। तुम्हें कैसे पता? उनके मुंह से निकला। प्रोफेसर, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि स्नेप की कोई पत्थर को चुराने की कोशिश कर रहा है। मुझे प्रोफेसर डंबलडोर से बात करनी ही है। उन्होंने हैरी को सदमे और संदेह के मिले जुले भाव से देखा। प्रोफेसर डंबलडोर कल लौट आएंगे, उन्होंने आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा। मैं नहीं जानती कि तुम्हें पत्थर के बारे में कैसे पता चला, परंतु चिंता मत करो, उसे कोई नहीं चुरा सकता। उसकी सुरक्षा के उपाय बहुत मजबूत हैं। परंतु प्रोफेसर पॉटर, मैं जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ।
उन्होंने उसकी बात काटते हुए कहा। वे झुकी और अपनी गिरी हुई किताबें उठाने लगी। मैं ये सुझाव दूंगी कि तुम लोग बाहर जाओ और सूरज की रोशनी का आनंद लो, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये आज रात ही होने वाला है, हैरी ने कहा। जब उसे ये विश्वास हो गया कि प्रोफेसर मैकगोनागल इतनी दूर पहुंच गई थी कि उसकी आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देगी। स्नेप आज रात चोर दरवाजे से अंदर जाएगा। उसने हर वो चीज़ पता कर ली है जो जिसकी उसे ज़रूरत है, और अब उसने डंबलडोर को भी रास्ते से हटा दिया है। उसी ने ये चिट्ठी भेजी थी, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जब डंबलडोर यहाँ पहुँचेंगे तो जादू के मंत्रालय को सचमुच सदमा लगेगा। परंतु हम क्या कर? हरमाइनी की सांस वहीं की वहीं रह गई। हैरी और रॉन पीछे घूमे। वहाँ स्नेप खड़ा था। गुड आफ्टरनून, उसने रेशमी आवाज़ में कहा। वे उसे घूरते रहे। इतने सुहाने दिन में आप लोगों को अंदर नहीं रहना चाहिए, उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा। हम लोग, हैरी ने बोलना शुरू किया, और उसे मालूम नहीं था कि वह आगे क्या कहने जा रहा था। तुम्हें ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, स्नेप ने कहा। इस तरह अंदर घुसे रहने से लोग समझेंगे कि तुम कोई बदमाशी करने जा रहे हो। गरुड़ द्वार अब और ज़्यादा पॉइंट गंवाने की स्थिति में नहीं है ना? हैरी का चेहरा लाल हो गया। वे बाहर जाने के लिए मुड़े, परंतु स्नेप ने उन्हें वापस बुलाया। फिर से चेतावनी दे रहा हूँ पॉटर, अगर अब कभी रात के समय बाहर घूमे तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवा कर ही दम लूँगा। गुड डे। स्नेप स्टाफ रूम की दिशा में बढ़ गया। बाहर पत्थर की सीढ़ियों पर हैरी बाकी लोगों की तरफ मुड़ा। ठीक है, तो अब हमें ये करना है, वो जल्दी से फुसफुसाया। हम में से एक को स्नेप पर नज़र रखनी होगी, स्टाफ रूम के बाहर इंतज़ार करना होगा, और अगर वो वहाँ से कहीं जाए तो उसका पीछा करना होगा। हरमाइनी, बेहतर होगा कि ये काम तुम करो। मैं ही क्यों? ये साफ है, रॉन ने कहा। तुम नाटक कर सकती हो कि तुम प्रोफेसर फ्लिटविक का इंतज़ार कर रही हो, उसने ऊंची आवाज़ में नकल उतारते हुए कहा। ओह प्रोफेसर फ्लिटविक, मैं इतनी घबरा रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरा 14B नंबर का सवाल गलत हो गया है। ओह चुप हो जाओ, हरमाइनी ने कहा, परंतु वो स्नेप पर नज़र रखने के लिए तैयार हो गई। और बेहतर होगा कि हम तीसरी मंजिल के गलियारे के बाहर रहें, हैरी ने रॉन से कहा। चलो। परंतु योजना का ये हिस्सा सफल नहीं हुआ। जैसे ही वे लोग उस दरवाजे तक पहुँचे जो फ्लफी को बाकी स्कूल से अलग करता था, प्रोफेसर मैकगोनागल वहाँ आ गई, और इस बार उन्होंने आपा खो दिया। मुझे लगता है कि तुम सोचते हो कि तुम लोगों से पीछा छुड़ाना जादू मंत्रों से ज़्यादा मुश्किल है, वे तूफानी अंदाज में बोली। बेवकूफ़ी की भी हद होती है। अगर मुझे पता चला कि तुम लोग दोबारा इस जगह के पास भी आए तो मैं गरुड़ द्वार के 50 पॉइंट कम कर दूंगी। वीज़ली, मेरे अपने हाउस में। हैरी और रॉन वापस हॉल में चले गए। हैरी ने इतना ही कहा था, कम से कम हरमाइनी तो स्नेप के पीछे है, कि तभी मोटी औरत की तस्वीर घूमी और हरमाइनी अंदर आई। मुझे अफसोस है हैरी, उसने बिलखते हुए कहा। स्नेप बाहर निकल आया और उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ। जब मैंने कहा कि मैं फ्लिटविक का इंतज़ार कर रही हूँ तो स्नेप उन्हें बुलाने के लिए चला गया, और मैं बस अभी निकल पाई हूँ। मैं नहीं जानती कि स्नेप कहाँ गया। तो ये मामला है ना? बाकी दोनों उसकी तरफ घूरते रहे। हैरी का चेहरा पीला था और उसकी आंखें चमक रही थी। मैं आज रात को वहां जाऊंगा और पत्थर को पहले हासिल करने की कोशिश करूंगा। तुम पागल हो गए हो, रॉन ने कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, हरमाइनी ने कहा। मैकगोनागल और स्नेप ने जो कहा है उसके बाद भी तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हैरी चिल्लाया।
क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? अगर स्नेप उस पत्थर को चुरा लेता है तो वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाएगा। क्या तुमने नहीं सुना कि तब माहौल कैसा था जब वो अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था? फिर कोई हॉगवर्ट्स नहीं रहेगा जहाँ से किसी को निकाला जा सके। ये इसे मट या मेट कर देगा या काले जादू के स्कूल में बदल देगा। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि अब पॉइंट गंवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम्हें लगता है कि अगर गरुड़ द्वार हाउस कप जीत लेगा तो तुम्हें और तुम्हारे परिवारों को वो छोड़ देगा? अगर मुझे पत्थर पाने से पहले पकड़ लिया जाएगा तो मुझे डर्सली परिवार के पास जाना पड़ेगा और वहां बैठकर वोल्डेमॉर्ट का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि मैं कुछ समय बाद मरूंगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि मैं शैतानी काले जादू का साथ कभी नहीं दूंगा। मैं आज रात चोर दरवाजे के पास जा रहा हूँ और तुम दोनों जो कहो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तुम्हें याद है वोल्डेमॉर्ट ने मेरे मम्मी डैडी को मारा है? उसने उनकी तरफ तमतमा कर देखा। तुम ठीक कह रहे हो हैरी, हरमाइनी धीमी आवाज में बोली। मैं अदृश्य चोगा पहनकर जाऊंगा, हैरी ने कहा। मेरी किस्मत अच्छी थी जो ये मुझे वापस मिल गया। परंतु क्या ये हम तीनों को छुपा लेगा? रॉन ने कहा। क्या हम तीनों को? छोड़ो बी, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हें अकेले जाने देंगे? बिल्कुल नहीं, हरमाइनी ने तेजी से कहा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम हमारे बिना पत्थर तक पहुंच पाओगे? बेहतर होगा कि मैं जाऊं और अपनी किताबें देख लूं, शायद उनमें कोई काम की चीज़ मिल जाए। परंतु अगर हम पकड़े गए तो तुम दोनों को भी निकाल दिया जाएगा। अगर मेरे हाथ में हो तो ऐसा नहीं होगा, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। फ्लिटविक ने मुझे गोपनीय रूप से बताया है कि मुझे उसकी परीक्षा में 112% नंबर मिले हैं। इसके बाद वे लोग मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। डिनर के बाद वे तीनों हॉल में तनाव की हालत में अलग बैठे रहे। किसी ने उन्हें तंग नहीं किया, क्योंकि वैसे भी गरुड़ द्वार का कोई विद्यार्थी अब हैरी से बात नहीं करता था। ये पहली रात थी जब वो इस बात से परेशान नहीं हुआ। हरमाइनी अपने नोट्स पलट रही थी और आशा कर रही थी कि जिन जादू टोनों और मंत्रों का वे मुकाबला करने जा रहे थे वे उसके पढ़े हुए हों। हैरी और रॉन आपस में कोई ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे। दोनों ही इस बारे में सोच रहे थे कि वे क्या करने जा रहे थे। धीरे धीरे लोग सोने चले गए और कमरा खाली हो गया। बेहतर होगा कि तुम चोगा ले आओ, रॉन बुदबुदाया जब ली जॉर्डन आखिरकार अंगड़ाई और जम्हाई लेता हुआ वहां से चला गया। हैरी ऊपर की मंजिल पर अपने अंधेरे कमरे की तरफ भागा। उसने चोगा बाहर निकाला, तभी उसकी निगाह उस बांसुरी पर पड़ी जो हैग्रिड ने उसे क्रिसमस पर दी थी। उसने फ्लफी पर इस्तेमाल करने के लिए उसे जेब में रख लिया। गाना गाने का उसका मन नहीं हो रहा था। वो वापस हॉल की तरफ भागा। हम चोगे को यहीं पर ओढ़ लें ताकि ये पक्का हो जाए कि इससे हम तीनों ढक रहे हैं। अगर फिल्च को हम में से किसी के भी पैर बिना शरीर के चलते दिख गए। तुम क्या कर रहे हो? कमरे के कोने से एक आवाज़ आई। एक कुर्सी के पीछे से नेवल प्रकट हुआ। उसके हाथ में उसका मेंढक ट्रेवर था, जो फिर से आज़ाद होने की कोशिश करता दिख रहा था। कुछ नहीं नेवल, कुछ नहीं, हैरी ने कहा और उसने जल्दी से चोगे को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। नेविल उनके अपराधी जैसे चेहरों की तरफ घूर रहा था। तुम फिर से बाहर जा रहे हो? उसने कहा। नहीं नहीं नहीं, हरमाइनी बोली। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम जाकर सो क्यों नहीं जाते नेविल? हैरी ने दरवाजे के पास लगी पुराने जमाने की घड़ी देखी। अब और समय बर्बाद करना ठीक नहीं था। स्नेप इस समय शायद फ्लफी को संगीत सुनाकर सुला रहा होगा। तुम बाहर नहीं जा सकते, नेविल ने कहा। तुम फिर से पकड़े जाओगे। गरुड़ द्वार और ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएगा। तुम समझ नहीं रहे हो नेविल, हैरी ने कहा। यह महत्वपूर्ण है। परंतु नेविल किसी खतरनाक काम को करने के लिए खुद को मजबूत बना रहा था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, उसने कहा और जल्दी से तस्वीर के छेद के सामने खड़ा हो गया। मैं तुमसे लड़ूंगा। नेविल, रॉन फट पड़ा। रास्ते से हट जाओ और मूर्ख मत बनो। मुझे मूर्ख मत कहो, नेविल बोला। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई और नियम तोड़ना चाहिए, और तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि मुझे लोगों का मुकाबला करना चाहिए। हाँ, परंतु हम लोगों का नहीं, रॉन ने परेशान होकर कहा। नेविल, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो।
उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो नेविल ने अपने मेढक को नीचे गिरा दिया, जो कूदकर ओझल हो गया। आओ, मुझे मारने की कोशिश करो। नेविल ने अपनी मुट्ठियां तानकर उन्हें हवा में लहराते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। हैरी ने हरमाइनी की तरफ मुड़ कर देखा। कुछ करो, उसने बेचैनी से कहा। हरमाइनी आगे आई। नेविल, उसने कहा, मुझे सचमुच सचमुच मुझे सचमुच इसका बहुत दुख है नेविल। उसने अपनी छड़ी उठाई। पेट्रिफिकस टोटैलस, अपनी छड़ी नेविल की तरफ करते हुए वो चीखी। नेविल के हाथ पैर इकट्ठे बंध गए, उसका पूरा शरीर सख्त हो गया। वो जहाँ खड़ा था वहाँ से झूला और फिर चेहरे के बल नीचे गिर गया, लकड़ी के किसी तख्ते की तरह। हरमाइनी ने भागकर उसे सीधा किया। नेविल के जबड़े जुड़ गए थे, इसलिए वो बोल नहीं सकता था। सिर्फ उसकी आंखें हिल रही थी और उनकी तरफ दहशत से देख रही थी। तुमने उसके साथ क्या किया है? हैरी फुसफुसाया। ये पूर्ण शरीर बंधन है, हरमाइनी ने दुख से कहा। ओ नेविल, मुझे बहुत अफसोस है। और कोई चारा नहीं था नेविल, समझाने के लिए वक्त नहीं था, हैरी ने कहा। तुम बाद में समझ पाओगे नेविल, रॉन ने कहा, जब वे उसे लांघते हुए निकले और उन्होंने अपना अदृश्य चोगा ओढ़ा। परंतु नेविल को फर्श पर बंधा छोड़ना उन्हें कोई बहुत शुभ लक्षण नहीं लग रहा था। वे इतने परेशान थे कि हर मूर्ति की छाया उन्हें फिल्च की तरह लग रही थी और हवा की हर आहट उन्हें अपनी तरफ आते पीव्स की आवाज़ लग रही थी। पहली सीढ़ियों पर चढ़ते समय उन्होंने देखा कि मिसेस नॉरिस ऊपर की तरफ घूम रही हैं। अच्छा, मैं उसे लात मार दूं, सिर्फ एक बार, रॉन हैरी के कान में फुसफुसाया। परंतु हैरी ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वे मिसेस नॉरिस के पास से सावधानी से चढ़े, उसने अपनी लैम्प जैसी आंखें उनकी तरफ मोड़ी, परंतु कुछ नहीं किया। उन्हें तब तक कोई नहीं मिला जब तक कि वे तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर नहीं पहुंच गए। अगले भाग में जानेंगे कि रॉन, हरमाइनी और हैरी का क्या होता है। क्या वो फ्लफी के पास तक पहुंच पाए और पारस पत्थर को स्नेप के पहले ही चुरा पाए, या फिर स्नेप उस पत्थर को चुरा लेगा। और हाँ, आपने अगर फिल्म देखी है तो आपको ये तो मालूम है ही कि हैरी ने पत्थर ले लिया था, पर कैसे, ये आगे पता चलेगा।